गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ये चैप्टर में भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न था, मैंने सोचा पढ़ा देती हूँ। उसको लिखा है बछेंद्री पाल में 1954 में जन्म हुआ। बछेंद्री पाल वर्तमान उत्तराखंड अभी उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर काशी के पहाड़ की गोद में इनका जन्म हुआ था। उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण परिवार में जन्मी बछेंद्री पाल स्नातक की शिक्षा मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके शिक्षक की नौकरी करने के लिए बीएड का प्रशिक्षण पढ़ाई समाप्त करके इंडियन माउंटेनियर फाउंडेशन में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान 7,500 मीटर ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़ी, फिर एवरेस्ट विजय किया। 1984 में पद्मश्री, 85 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा, फिर 1986 में अर्जुन पुरस्कार, 97 में HD मानक उपाधि, ऐसे करके उनको प्राप्त हुई। पात्र परिचय: कर्नल खुल्लर हैं, दल के सदस्य प्रशिक्षण करना, प्रेमचंद हैं, कैंप एक का ध्यान रखना, डॉक्टर मीनू है, लहाटू जो है वो क्या है, नायलन की रस्सी से संतुलन बनाना, ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति बढ़ाना। और एवरेस्ट में शिखर यात्रा में लेखिका बछेंद्री पाल। यात्री स्थाई है मीनू की जय, साथियों के लिए जूस चाय बनाना। तेंजी गमन की पुत्री डेकी, लेखिका को उत्साहवर्धन आए थे, उत्साह बढ़ाने के लिए प्रत्येक शेरपा की कुली से बातचीत करने किए थे। और मीनू मेहता अल्मुनियम की सीढ़ियों पर पुल बनाना, ये सब। अंग दोरजी लेखिका के समय शिखर तक जाना बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने। और लोपसांग स्विस छुरी से लेखिका के जान बचाना। ये लोग थे इस चैप्टर के पात्र। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया, और उसके पहले ही एक मजबूत मैंने आगे एक दल चला गया कि वो बेस कैंप पहुंचने से पहले इनका मुश्किल रास्ता को पार करा सके। नमचे बाजार जो था, जहाँ शेरपा लैंड का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, अधिकांश शेरपा इसी स्थान के होते थे, इसी गांव के होते थे। इस लेखिका ने सबसे पहले नमचे बाजार से ही एवरेस्ट को देखा था। उसके बाद एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए भारी बर्फ का फूल देखा, जो देखने में पर्वत शिखर पर लहरा रहा था, झंडा जैसा लग रहा था। उन्हें बताया गया था कि 105 किलोमीटर इससे भी अधिक गति से चलने के कारण ये बनता था, क्योंकि तेज हवा से चलने से क्या होता था, सूखी बर्फ पर्वत पर उड़ते रहती थी। यह ध्वज 10 किलोमीटर था, इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों में, ये तूफानी जो हवाएं थी उनको झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे मन इन लोग को डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी लेखिका को डर नहीं लगा कि एवरेस्ट के प्रति वो विचित्र रूप से, अनोखे रूप से आकर्षित थी और कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब ये लोग 26 मार्च को पेरिस पहुँचे तो हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। तो खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते में बर्फ़ की जो नीचे खिसक आई थी, 16 शेरपा कुलियों को दल में से एक की मृत्यु हो गई थी, 4 घायल हुए थे। इस समाचार के कारण जितने भी लोग थे उसके सदस्यों के चेहरे पे दुख हो गया। उनको देखकर कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में कभी कभी खतरों को, कभी मृत्यु को भी स्पष्ट भाव से स्वीकार करना पड़ता है। उपनेता प्रेमचंद क्या करता, अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। 26 मार्च को पेरिस लौट आए और पहली बड़ी बाधाएं लोग खुम्बू हिमपात के अवगत कराया। उन्होंने ये बताया कि 6,000 मीटर की ऊंचाई तक रास्ता साफ कर दिया गया। यह भी बताया पुल बना दिया गया, रस्सियाँ बांध दिया गया है, सभी कठिनाइयों का जायजा ले लिया है। इस पर भी बताया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना जारी है, तो जो भी ये लोग काम किए हैं वो काम कभी भी ख़त्म हो सकता है और फिर से दोबारा काम करना पड़ेगा। बेस कैंप लेखिका पहुंच गई। पहुंचने से चलते एक और मृत्यु की खबर मिल गई। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एटमॉस्फेयर उतना नहीं था, तो रसोई सहायक जो कुक का एक सहायक एवरेस्ट शिखर पर एक मृत्यु हो गई। एवरेस्ट शिखर को लेखिका ने पहली बार देखा था, लेकिन दूरी से बेस कैंप पहुंचने पर उन्होंने एवरेस्ट तथा अन्य श्रेणियों को देखा। हिमपात के बारे में बता रहा है कि फिर हिमपात अपनी तरह से बर्फ़ के खंडों का
अव्यवस्थित ढंग से गिरना है। इनको बताया गया कि ग्लेशियर जो है बर्फ़ की नदी है, वो जब ग्लेशियर के बहने से बर्फ़ में हलचल होती है, जिसके कारण बड़े बड़े हिमविदर जो है गिरते रहते हैं। तो बड़े बड़े बर्फ़ के गिरने का बात सुन के, हिमविदर में बदलने का बात सुन के मतलब इस टाइप का थोड़ा इन लोगों के लिए डर लगा, क्योंकि बताया गया कि 1 दर्जन कूलियों और आरोहियों को इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े। दूसरे दिन नए आने वाले अधिकांश सामान को हमने हिमपात के आधे रास्ते हिमपात के आधे रास्ते अपने नया सामान को ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता, जिसके बारे में बताया था मैंने, एल्युमिनियम की सीढ़ी, पुलों की जानकारी दी, लट्ठों से रस्सियों कैसे बांधना। तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक सामान चढ़ाई करने का कथा। रीता, गोम्बी, मैं साथ साथ मैंने लेखिका साथ साथ बढ़े थे। उनके पास एक वॉकी टॉकी था और जिसकी सब जानकारी वो लोग अपने बेस कैंप में दे रहे थे। जब अप्रैल में लेखिका बेस कैंप में थी तो तेंजिंग नॉर्वे जो है अपनी छोटी पुत्री डेकी के साथ आए, इस और सब लोगों से मिले और उनके पास आके जो है ना बोले कि, तो लेखिका बोली कि ये मेरा पहला अभियान है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरा भी इस एवरेस्ट पहला अभियान था। उसके पहले चढ़ने पर मैं 17 बार एवरेस्ट पर चढ़ा था, फिर उसके बाद पहुँचने पर 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर उन्होंने कंधे को थपथपाते हुए उनका बोला कि तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहली बार में पहुँच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 बुद्ध पूर्णिमा के दिन लाओत्से ग्लेशियर के बर्फीली सीधी ढलान पर सुंदर जो रंगीन तंबू लगाया गया था। कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। रात को जो है ना क्या हुआ था, रात बहुत अन्य 8 मजबूत शरीर वाले लोग भी थे, तो दूसरे तंबुओं में थे। गहरी नींद में सोई हुई थी। 12:30 बजे क्या हुआ, किसी चीज़ को सिर से टकराने की आवाज़ आई और उसके बाद से कोई बड़ा सा पिंड लगा कि इन लोग को तंबू को तहस नहस करते हुए लाओत्से ग्लेशियर से होते हुए नीचे ला गया। इस प्रकार ये चीज़ उनके लिए भयानक था। लोकसंख्या के अपनी स्विस छुरी के मदद से इनके चारों तरफ, लेखिका के चारों तरफ जो बर्फ़ था उसको जो है ना निकाले, उनको बाहर निकालने में कामयाब रहे। अगर थोड़ी देर तक उनको नहीं निकाला जा सकता है, हिम पिंडों के बीच में वो दबी हुई थी, तो उनकी मृत्यु हो सकती थी। सुबह तक सारे सुरक्षा बल आ गए थे। 16 मई को प्रातः 8 बजे ये लोग फिर से कैंप 2 पर पहुंच गए। शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, उसके लिए वो लोग स्ट्रेचर बनाया टेम्प्रोरी। उसके बाद उसको नीचे ले गए। कर्नल खुल्लर बोल रहे थे कि इतनी ऊंचाई पर बहुत ही सफलदायक प्रयास था। सभी पुरुष सदस्यों की कुछ न कुछ चोट हुई थी, केवल लेखिका को कुछ नहीं लगा था। कर्नल खुल्लर ने उनसे पूछा, क्या तुम भयभीत थी? तो उन्होंने बोला नहीं। तो क्या तुम ऊपर जाना चाहोगी? तो हाँ, जाना चाहूँगी। उसके बाद से क्या हुआ, फिर वो दोबारा चढ़ाई करती हैं, फिर एवरेस्ट पे पहुंचती हैं और रास्ते में परेशानियों को और भी सामना करना पड़ता है। एवरेस्ट जैसी शंकु की चोटी इतनी जगह नहीं थी कि व्यक्ति जो है ना अपने साथ साथ खड़े हो सके। वहाँ जो है ना हज़ारों मीटर लंबी धीमी तरह देखते हुए उनके तो ये लोग अगले दिन जब चढ़ाई के लिए चलने लगे तो लाहाटू पीछे पीछे चल रहा था और दक्षिण शिखर के नीचे जब आराम कर रहे थे तो वो लाहाटू क्या था, इनके पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद फिर चढ़ाई शुरू की और लाहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोरजी और वो लोग रस्सी के सहारे खड़े थे, जबकि लाहाटू क्या था, एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय इनके संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाहाटू ने ध्यान दिया कि इन ऊंचाइयों में भी लेखिका क्या थी, आवश्यक जितना ज़रूरत था ऑक्सीजन उससे कम ऑक्सीजन लेके चल रही थी। 2.5 लीटर ऑक्सीजन के प्रति मिनट की दर लेकर चल रही थी। उन रेगुलेटर को उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति जैसे ही बढ़ाई तो लेखिका को चढ़ाई जो है ना आसान लगने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई। उस ऊंचाई पर जो है ना
उस ऊंचाई पर तेज हवा के कारण बुरबुरे बर्फ के कण चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे दृश्यता माने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार वो देख ही रही थी तो कुछ भी नहीं था। केवल थोड़ी देर के बाद ऊंची चढ़ाई नहीं थी, एकदम सीधे नीचे ढलान था। उनकी सांस तो मानो रुक गई। उनको विचार कौन था, उनको लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 दोपहर के दिन 1:07 पर वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह भी नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ चल सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए इनके सामने सुरक्षा का प्रश्न था। उन्होंने क्या किया, पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद घुटनों के बल बैठ गई। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर उन्होंने सागर माथे को चुंबन दिया। मैंने उस सागर माथे एवरेस्ट को किस किया और बिना उठे ही उन्होंने क्या किया, अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र निकाला, हनुमान चालीसा निकाला। अब अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेट के छोटी सी पूजा अर्चना किया और उसके बाद से उसको बर्फ़ में दबा दिया। इस खुशी के क्षण में उनको अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे ही उठी, अपने हाथ जोड़े, रज्जू नेता माने अंग दोरजी जो उनको रस्सी सहारे चढ़ने में मदद की थी, के आदर भाव से लेखिका झुकी। अंग दोरजी जिन्होंने प्रोत्साहित किया था और लक्ष्य तक पहुंचाया था, वो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट के दूसरी बार, अंग दोरजी क्या था, बिना ऑक्सीजन के दूसरी बार चढ़ाई किया था। चढ़ने पर बताया उन्होंने मुझे गले लगाया। अंग दोरजी ने लेखिका को गले लगाया, कानों में फुसफुसाया, क्या कहा, दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुंजर पहुँचे। उन्होंने फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। इस समय तक लहाटू जो भी था वो हमारे नेता को एवरेस्ट पर आने की सूचना दे दिया था और लहाटू क्या किया, लेखिका के हाथ में वॉकी टॉकी दिया। कर्नल खुल्लर उनकी सफलता पर बहुत प्रसन्न थे और लेखिका को बधाई देते हुए बोलते थे कि मैं तुम्हारी इस अनूठी, मैंने तुम्हारा जो यूनिक उपलब्धि या अचीवमेंट है उसके लिए मैं तुम्हारे माता पिता की बधाई देना चाहूँगा। वो बोले देश को तुम पे गर्व है। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो पहले मैंने तुम जो छोड़ के जो संसार को आई थी वो संसार तुम्हें नहीं जानता था, लेकिन एवरेस्ट से जैसे ही तुम नीचे उतरोगी सारा संसार तुम्हें जानेगा। इस प्रकार चैप्टर हो गया रिवीजन, शॉर्ट में मैंने समझा दिया। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ फिर से मुझे बोलिए, मैं पढ़ा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और सैटरडे को मैं लाइव क्लास दूँगी जिसमें मैं रहीम के दोहे मैं आप लोग को समझाऊँगी। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। सेफ रहिए, स्वच्छ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, खुश